हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अपनी कक्षा यूट्यूब चैनल फॉर क्लास 9th एंड 10th। और आज हम करने वाले क्लास 9 का सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर दैट इज व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। तो जल्दी से एक बार फटाफट से कंटेंट देख लेते हैं, हमें आज की आगे बढ़ना है। डेमोक्रेसी क्या होती है, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में क्यों चाहिए, और एक छोटू सा ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी हम लोग इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। बट ये सब समझने से पहले सबसे पहले तो हमें ये समझिए कि डेफिनेशन क्या है मैम डेमोक्रेसी, ये डेमोक्रेसी हम लोगों को क्यों इतना सर खाती है, राइट। तो एक सिंपल डेफिनेशन की बात करें तो पेज नंबर आ जाते हैं 4th पर, एंड दैट टॉक्स अबाउट कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। यानी कि और भी तरीके की फॉर्म्स होती हैं कि सरकार चलाने की। डेफिनेटली देयर इज डिक्टेटरशिप, देयर इज मिलिट्री डिक्टेटरशिप, देयर इज मोनार्की, ऑटोक्रेसी, थियोक्रेसी, ओलिगार्की। बहुत सारी सरकारें होती हैं देश को चलाने के लिए, बट डेमोक्रेसी बहुत अच्छी होती है, वो हम पढ़ेंगे, है ना। तो स्टार्टिंग हमारी होगी डेफिनेशन से। चलिए अब धीरे धीरे हमें ये समझ में आ गया कि अगर मैं आपको बोलूं कि आप डिफाइन कर पाओगे कि मोनार्की राजा का रूल है, लोगों ने नहीं चुना है राजा को कि हाँ ये हम लोग राजा बनाना चाहते हैं, है ना। या फिर थियोक्रेसी जो किसी धर्म को मानती है कि हाँ ये धर्म प्रचलन करते हैं, हमने नहीं चुना है। तो कभी भी आपको पता चल जाएगा कि जहां लोगों ने चुना है वो डेमोक्रेसी है, जो लोगों ने नहीं चुना वो कुछ और ही है। ठीक है, चलो। तो बच्चे लोग हमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स आज इस चैप्टर में कवर करना है, जैसे कि म्यांमार का एग्जाम्पल, ठीक है। फिर हमें यहाँ पर देखना है डिक्टेटरशिप ऑफ पिनोचे यानी कि चिले का एग्जाम्पल। फिर हम यहाँ पर सऊदी अरेबिया का भी एग्जाम्पल देखेंगे। तो ये सारे एग्जाम्पल समझते समझते पढ़ते पढ़ते हमें बहुत सारी चीजें यहाँ पर समझ आएंगी, और सिंपल डेफिनेशन देना, एडिक्वेट समझ नहीं, इससे ज्यादा कुछ पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए बच्चे लोग हम लोगों को यहाँ पर क्या है, आने वाले चैप्टर्स में बहुत सारी चीजें समझनी है और करनी भी है। दिस इज वाई गवर्नमेंट जो डेमोक्रेसी होती है, और या वो फिर डेमोक्रेसी सिर्फ बनने का दिखावा कर रही है, ये सारी चीजें हम लोगों को देखनी है। और ये देखते देखते हमें चला पता कि डेफिनेशन तो क्लियरली हमें समझ आ गई, पर उसके लिए हमें कुछ फीचर्स भी देखने होंगे। तो इसीलिए हम फीचर्स 1.2 एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं, और फीचर्स देखते देखते आगे बढ़ेंगे। 4 फीचर देखने हमें इसमें, चलो फटाफट से शुरू करते हैं। सो डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। क्या रूलर्स ही सारे इलेक्शन जो है डिसीजंस लेते हैं, वो किसी से पूछते नहीं है, लोग कैसे इलेक्ट करते हैं, सब कुछ चीजें पूछते हैं और जो है समझते हैं। पहला जो हमारा फीचर है वो ये है कि जो मेजर डिसीजंस होते हैं वो हमेशा और हमेशा इलेक्टेड लीडर्स ही लेंगे। जो भी मेजर डिसीजंस होंगे देश में, इट्स रिगार्डिंग द फाइनेंस, इट्स रिगार्डिंग डिफेंस, इट्स रिगार्डिंग द पॉलिटिकल सिस्टम, द इकोनॉमिक सिस्टम, एवरी डिसीजन हैज टू बी टेकन बाय द पीपल हु आर इलेक्टेड बाय द लोग, है ना। चलो, पर पाकिस्तान में ऐसा बिल्कुल भी नहीं। पाकिस्तान में एक जनरल परवेज मुशर्रफ, जो कि ऑब्वियसली जनरल एक पोस्ट होती है मिलिट्री में, ठीक है, वो एक मिलिट्री कूप लेके आता है, यानी कि तख्ता पलट कर देते हैं अक्टूबर 1919 में। और जो सरकार लोगों ने चुनी थी उसको वो बहिष्कार कर देते हैं, उसको फेंक देते हैं, ठीक है। और अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव डिक्लेयर कर देते हैं बाय द हेल्प ऑफ आर्मी, क्योंकि उन्होंने आर्मी को बोला कि अटैक कर दो, और लोग आर्मी ने अटैक कर दी, बिकॉज आर्मी तो उनके जो हैं, जो भी लीडर और उनका जो भी यहाँ पर होगा, वो जो भी ऑर्डर बोलेगा वो तो फॉलो करना पड़ेगा, और उन्होंने वो ऑर्डर फॉलो कर लिया। लेटर इन्होंने अपना डिजिग्नेशन ही चेंज कर लिया, अपने आपको प्रेसिडेंट कहने लग गए 2002 में एक रेफरेंडम जारी करके। और इस रेफरेंडम में यानी कि इट्स लाइक अ गवर्नमेंट ऑर्डर, एंड उसमें लिख लिया कि मैं 5 साल और रहूंगा अभी आगे, ठीक है। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हुई, पाकिस्तानी मीडिया, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट कहते हैं अरे ये कैसे हो गया, ये तो बहुत ही बड़ा फ्रॉड और माल प्रैक्टिस इस पर बेस्ड है। और अगस्त 2002 में तो इन्होंने एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर भी जारी कर लिया, यानी कि एक ऐसा कि सरकार कैसे चलेगी, सरकार में कितने लोग हैं, एवरीथिंग। और इन्होंने पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन भी बदलाव कर दिया। इस ऑर्डर में ये लिखा था कि प्रेसिडेंट कभी जब चाहे जो राज्य सरकार है और जो केंद्र सरकार है उसको डिसमिस कर सकती है। बहुत बढ़िया। एंड द वर्क ऑफ सिविलियन कैबिनेट इज सुपरवाइज द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल विच इज डोमिनेटेड बाय मिलिट्री ऑफिसर्स। और अगर कुछ भी लोग कोई भी छोटे सिटीज में, टाउन्स में कुछ भी करना चाहता है तो मिलिट्री ऑफिसर्स उन पर ध्यान रखेंगे, यानी कि पूरा का पूरा मिलिट्री डिक्टेटरशिप लेके आने की कोशिश हो रही है, ठीक है। आफ्टर पासिंग दिस लॉ, इलेक्शंस वर हेल्ड टू नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज। So Pakistan has had elections. Elected representative had some power, but the final power rested with military officers and General Pervez Musharraf. इलेक्शंस होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसके कुछ सालों बाद इलेक्शंस होते हैं, बट इलेक्शन में जीतेगा कौन, ये तो एनीवेज मिलिट्री डिसाइड करने वाली है ना। तो डेफिनेटली किस चीज के इलेक्शन हो गए, चलिए क्लियरली
हमको साफ नजर आ रहा है कि पाकिस्तान अंडर जनरल परवेज मुशर्रफ कैन नॉट बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी, बिकॉज मैम जो फाइनल डिसीजंस मेकिंग है, जो फाइनल वर्डिक्ट है, वो तो लोगों के हाथ में है ही नहीं। लोगों ने तो नहीं चुना ना परवेज मुशर्रफ को। तो ये सारी चीजें हमें जो है यहाँ पर समझ आए। पीपल में हैव इलेक्टेड देयर रिप्रेजेंटेटिव टू द नेशनल प्रोविंशियल असेंबली, बट दोज इलेक्टेड वर नॉट रियली द रूलर्स, है ना। दे कैन नॉट टेक द फाइनल डिसीजन। हमने तो मिलिट्री वालों को नहीं चुना, पाकिस्तान वाले बोलते हैं। और ये और बोल दिया कि जो भी सारा फाइनल डिसीजंस होगा वो आर्मी ऑफिशियल्स के पास होगा। वो तो लोग बिल्कुल भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करते। और दिस हैपेंस इन मेनी डिक्टेटरशिप एंड मोनार्कीज। दे फॉर्मली हैव एन इलेक्टेड पार्लियामेंट एंड गवर्नमेंट, बट द रियल पावर इज दोज हु आर नॉट इलेक्टेड। सो रियल पावर किसके हाथ में हो गई? मिलिट्री डिक्टेटरशिप्स के हाथ में, जिसको कि दूर दूर तक जनता नहीं जानती थी, ना ही घर से निकल के वोट देने गई। In a few countries, the real power was with some external power and not with locally elected representative. इसको लोगों का रूल नहीं कह सकते। Hence हमें पहला फीचर मिल गया कि डेमोक्रेसी का फाइनल डिसीजंस उनके हाथ में होता है जिनको लोगों ने चुना है। ठीक है, मान लीजिए बच्चे लोग, हम लोगों ने जो है यहाँ पर, हम लोग प्रधानमंत्री जी के इलेक्शन नहीं करते हैं, राइट। वो इनडायरेक्ट होता है। वो जो 543 मेंबर्स होते हैं वो उनको मेजोरिटी में चुन के जो है पोस्ट दे देता है। बट इमेजिन करो कि मेजोरिटी ने जो है मोदी जी को, नरेंद्र मोदी जी को यहाँ पर पीएम के लिए अपॉइंट कर लिया, बट पीछे से कुछ और ही हो रहा है। पीछे से तो उनके हाथ में कोई कंट्रोल ही नहीं है। ही इज जस्ट मोर लाइक अ उनको पपेट बना लिया, जो वो बोल रहे हैं वो कर ही नहीं रहे हैं, एंड थिंग्स लाइक दैट। फिर हमारा जो दूसरा फीचर है वो है फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन। इसमें आ जाती बात हमारे दूसरे पड़ोसी चाइना, जो कि बिल्कुल दोनों पड़ोसी खराब। चाइना इलेक्शंस आर रेगुलरली हेल्ड आफ्टर एवरी 5 years। कंट्री का पार्लियामेंट, जो कि जिसको नेशनल पीपल कांग्रेस कहते हैं, नेशनल पीपल कांग्रेस में पावर है कि वो प्रेसिडेंट को अपॉइंट करता है। नियरली इस पूरे के पूरे नेशनल पीपल कांग्रेस में 3000 मेंबर हैं, जो चाइना के अलग अलग हिस्सों से आते हैं चुन के। वाह, बहुत अच्छा लग रहा है अभी तक तो। बट सम मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द आर्मी। बट इसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसको आर्मी सिलेक्ट करती है। बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शन, कैंडिडेट नीड्स द अप्रूवल ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। बट अगर आपको मान लीजिए कि कोई इंसान है जिसको यहाँ पर क्या करना है, इलेक्शन में खड़ा होना है, तो उसको परमिशन लेनी पड़ती थी। किससे? चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से। और जो कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर होते थे, या फिर बाकी छोटी छोटी बाकी और स्मॉल पार्टीज होती थी, अगर आप उनसे जुड़े हुए हो तो आप जो है यहाँ पर सरकार में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो ये हुआ आपके चाइना में। बिल्कुल भी फेयर नहीं है, लोगों को, जनरल लोगों को मौका ही नहीं मिल रहा है। फिर बात करते हैं मेक्सिको की। मेक्सिको में जब से उसकी आजादी हुई 1930 से, हर 6 साल बाद इलेक्शन होते थे प्रेसिडेंट के लिए। द कंट्री इज नेवर बीन अंडर अ मिलिट्री डिक्टेटर्स रूल। कभी भी कंट्री के लिए कोई डिक्टेटर या मिलिट्री रूल नहीं। बट 2000 में कुछ हुआ कि 2000 से एक ही व्यक्ति बार बार इलेक्शन जीते जा रहा था, जो कि इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी से था, जिसकी शॉर्ट फॉर्म पीआरआई है। ऑपोजिशन पार्टी कंटेस्ट तो करती थी इलेक्शन पर, कभी जीत ही नहीं पाती थी। अरे भाई, बड़ी गड़बड़ थी। तो पीआरआई के बारे में पता चल गया कि वो कुछ डर्टी ट्रिक्स यहाँ पर करती थी इलेक्शन जीतने के लिए। जो गवर्नमेंट ऑफिस में सरकारी लोग होते थे, उनको पार्टी में बुलाया जाता था और उनको समझाया जाता था कि आपको पीआरआई के लिए ही वोट देना है। टीचर्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल को फोर्स करा जाता था कि आप भी अपने घर में जाके पीआरआई को वोट दिलाना, अदरवाइज उनको नौकरी से निकाल देंगे। मीडिया लार्जली इग्नोर करती है, क्योंकि मीडिया को भी जो है ज्यादा लोग देखते नहीं, अगर वो क्रिटिसाइज करती है। पोलिंग बूथ्स को एक दिन पहले बदल दिया जाता था, है ना, कि भाई 10 बजे वोटिंग शुरू हो जाएगी, और 9:30 बजे बोला कि नहीं, आपको तो 100 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। तो लोग वोट देने ही नहीं जाते थे। तो जो लोग वोट देने जाते थे, जिनको अंदर की पूरी पॉलिटिक्स पता होती थी, फिर भाई पीआरआई जीत जाती थी। लोगों को पता ही नहीं था, तो डिफिकल्ट हो जाता था लोगों के लिए वोटिंग कास्ट करना, और इसके लिए बहुत सारा पैसा कैंपेन पर खर्च करती थी पीआरआई। ठीक है। सो ये सारे जो भी चीजें हो रही हैं इलेक्शन में, कि भाई आप एक उस पार्टी का हिस्सा बनो तो ही आप सरकार बना सकते हो। क्यों जरूरी है कि कम्युनिस्ट पार्टी और चाइना का हिस्सा बनना चाहे? हम तो कोई अपनी पार्टी बनाना चाहते हैं। हु आर यू टू डिसाइड दैट? बट आपके मेक्सिको में तो अलग ही हो रहा है भाई, उसको मौका ही नहीं दिया जा रहा है ना। तो ये सारी चीजें हमें समझ में आई कि डेफिनेटली ये जो एग्जाम्पल हमने चाइना का पढ़ा, बिल्कुल भी कोई सीरियस चॉइस नहीं है लोगों के पास कि वो कोई रूलर को अपना रियलिटी में जो है यहाँ पर। और मेक्सिको ने तो बिल्कुल हद ही कर दी कि लोगों का ब्रेन वॉश कर दिया। तो ये है हमारी डेमोक्रेसी का सेकंड फीचर, कि होल्डिंग इलेक्शन सफिशिएंट नहीं होते, बल्कि लोगों के बीच में रियल चॉइस होनी चाहिए। सो डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन। दोज हु करंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग। कि जो है ना, वो एटलीस्ट कभी तो हारे जिंदगी में, ये नहीं हारे ही नहीं कभी, है ना। तो ये सारी चीजें अभी हम और डिटेल में क्लास थर्ड चैप्टर जो है हमारा, उससे पढ़ेंगे सिविक्स का। फिर आ जाता हमारा फीचर नंबर थर्ड, विच इज 1 person 1 vote and 1 value। अब भाई, कोई एक देश ऐसा था जहां पर बहुत सारी चीजों के बारे में हमने पढ़ा, और यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज निकल के आता है, यानी कि
कोई भी इंसान किसी भी कास्ट, कम्युनिटी, धर्म, जाति कहीं से बिलोंग करता हो, एवरीवन हु इज अबव 18 हैज अ राइट टू वोट, बट डेफिनेटली दिस वाज नॉट हैपनिंग इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पर बच्चों लोग ये प्रिंसिपल हर जगह नहीं माना जाता था। 2015 में हम सऊदी अरेबिया की बात करें तो विमेन को वोट देने का ही अधिकार नहीं होता था। वाओ, ठीक है। एस्टोनिया की बात करें तो सिटीजनशिप जो रशियन माइनॉरिटी के थे उनको वोट देने का अधिकार नहीं था। फिजी की बात करें तो फिजी में जो इलेक्टोरल सिस्टम था उसमें जो इंडिजिनस फिजी होता था उसकी वैल्यू ज्यादा होती थी। जो इंडिया से लोग फिजी गए, इंडिजिनस जिसका जन्म वहीं पर हुआ है, कि जिसका जन्म फिजी में हुआ उसके एक वोट को 5 बार गिना जाएगा। बट जो कोई और है इंडियन फिजी, क्योंकि हम अंग्रेजों के समय में बहुत ज्यादा हमारे को वहां पर भेजा जाता था काम काज के चक्कर में, तो वहां पर इंडियन फिजी का एक वोट इज इक्वल टू 1। सो मेजोरिटी किसकी बनेगी? ऑब्वियसली बात है इंडिजिनस फिजी की बनेगी और कुछ भी नहीं होगा। तो डेमोक्रेसी में फंडामेंटल प्रिंसिपल ये कि इक्वालिटी हो, एक व्यक्ति का एक वोट, उसकी एक ही वैल्यू हो, 1:1:1, एज सिंपल एज दैट, है ना। वरना तो मनी जी का वोट अगर मान लो कि बोले कि जितना पैसा है जिसके पास उसका उतना वोट है, तो गरीब तो कुछ अपना डिसीजन मेकिंग कर ही नहीं पाएगा, इजंट इट। तो बच्चों लोग हमें ये समझ में आता है थर्ड फीचर में कि हर एक अडल्ट सिटीजन हु इज अबव 18, हर किसी के वोट का एक ही वैल्यू होना चाहिए, भले ही आप प्रधानमंत्री हो, भले ही आप एक रिक्शा पुलर क्यों ना हो। ठीक है, फिर आ जाता है हमारे पास लास्ट हमारा फीचर, दैट इज रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। कहीं कहीं पर बच्चों लोग लोगों को नीचा दिखाना, लोगों को कुछ गलत ट्रीट करना, वो जो होता था जिम्बाब्वे में। जिम्बाब्वे को आज़ादी मिल गई थी वाइट माइनॉरिटी रूल से 1980, यानी कि अंग्रेजों से ही और किससे। ठीक है, सिंस द कंट्री हैज बीन रूल्ड बाय ज़ेनु पीएफ, जिसने आज़ादी दिलाई, तो इसके लीडर थे रोबोट मुगाबे, है ना। रोबोट मुगाबे जो थे, ये जब से आज़ादी मिली तब से रूल करते आ रहे हैं। ठीक है भाई, बढ़िया है। इलेक्शंस वर हेल्ड रेगुलरली एंड ऑलवेज वॉन बाय ज़ेनु पीएफ पार्टी। इलेक्शंस होते थे, कभी हारती नहीं थी। तो प्रेसिडेंट मुगाबे वाज पॉपुलर बट आल्सो यूज्ड अनफेयर प्रैक्टिस इन इलेक्शन। वैसे तो बहुत पॉपुलर था, कोई बात नहीं, बट इंडिया में तो भाई हमेशा कांग्रेस नहीं जीती। इंडिया की पॉलिटिक्स पढ़ने लग जाओगे तो आप लोगों को चक्कर ही आ जाएंगे। प्रेसिडेंट मुगाबे जो थे बच्चे लोग इतने पॉपुलर थे कि फिर भी यार लोग नहीं समझ में आ पा रहे थे। तो वो क्या करता था, वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत बार बदल देता था, और जो प्रेसिडेंट का मतलब अकाउंटेबिलिटी होती थी, यानी कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसको चेंज कर देता था। एंड ऑपोजिशन पार्टी वर्कर्स वर हैरेस्ड एंड देयर मीटिंग डिस्टर्ब। जब भी ऑपोजिशन वाले लोग, विपक्ष वालों की मीटिंग करते थे, उनको पकड़ के पीटा जाता था। बताओ, उनके साथ हैरेसमेंट होती थी। पब्लिक प्रोटेस्ट जो लोग करते थे उनको इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया कि कोई धरना वरना नहीं दे सकते हो। ठीक है, प्रेसिडेंट को जो क्रिटिसाइज करता था उसके लिए कानून हो गया, अगर कुछ भी बोला ना तो जो जेल के पीछे डाल देंगे। टेलीविजन और रेडियो को सरकार कंट्रोल कर रही थी, और सिर्फ जो ज़ेनु पीएफ पार्टी के बारे में बोला जाए वो उसका पैसा मिलता था, अदरवाइज उनके चैनल को बैन भी कर दिया जाता था। कुछ इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर्स भी थे और जर्नलिस्ट थे जो कि इसके बारे में बात करते थे, बट उनको भी जेल में जज के सामने दोषी करार दिया जाता था, और इवन बहुत सारे केसेस में हुआ भी। बट डेफिनेटली बच्चों लोग, जब ये चीज़ बहुत ज़्यादा हुई तो लोग न्यूज़पेपर पढ़ के बहुत अवेयर हुए, वो जज तक पहुंच गए, जुडिशियल ने डिसीजन लगे यार ये तो बड़ा बेकार है, और 2017 में फाइनली उसको बाहर निकाला गया। ये जो एग्जाम्पल है आपके किसका, जिम्बाब्वे का, ये हमें दिखाता है कि कितना नेसेसरी है डेमोक्रेसी में रूल और लॉ सबके लिए इक्वल हो, कोई भी उसमें कोई बदलाव ना करे। सफिशिएंट रूम हो नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए, पॉलिटिकल ऑपोजिशन के लिए, जो जो चाहे वो बोल पाए, है ना। बेसिक राइट्स हो दुनिया के, उनको कुछ भी सोच पाए, उनके ओपिनियन हो, और एवरीवन शुड बी इक्वल इन आइज ऑफ लॉ। कानून के सामने सब लोग इक्वल हो। आप लोगों ने वो मूर्त देखी होगी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जो एक लेडी होती है ना, उसकी आंखों पर पट्टी बंदी होती है ब्लैक कलर की, बिकॉज उनके लिए क्या होता है, कानून अंधा होता है, पता नहीं सामने कौन बैठा है, लाइक ही इज अंबानी या फिर कोई और है, प्रधानमंत्री जी बैठे हैं या कोई एमएलए एमपी, सब लोग बराबर हैं क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है। तो ये सारी चीजें समझते समझते में बहुत सारी चीजें समझ में आई। सो सिमिलरली ये कुछ कंडीशंस होती हैं जो कि डेमोक्रेटिक सरकार को सिर्फ इलेक्शन तक ही सीमित नहीं रहना है, बल्कि उसके आगे तक भी अपना सफर जारी करना। ठीक है, तो सिंपली इलेक्शन जीत जाना, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बनना डेमोक्रेसी नहीं होता, बल्कि उसके फीचर्स को फॉलो करना चाहिए, और मेजर डिसीजन कंसल्टेशन से ही लेना चाहिए, ना कि अपनी मनमर्जी से। और यहीं से हमारा फाइनल फीचर भी निकल के आता है कि सारे के सारे चीज़ें लिमिट में होने चाहिए, लिमिट से बाहर नहीं जानी चाहिए। अगर डेफिनेशन की ये जो हमने अभी फीचर पढ़े, फीचर्स के तहत डेफिनेशन पढ़ी, उसका समरी तो पता चल गया कि एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जहाँ पर रूलर को इलेक्ट करा जाता है, बट 4 चीज़ें और पता चली कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसमें ये हो, अगर रूलर सिलेक्ट हो रहे हैं, मेजर डिसीजंस वही ले रहे हैं। रूलर्स जो लोग हैं उनके पास क्या है, अच्छी चॉइस है ताकि वो बदलाव भी कर सकें, है ना। फिर चॉइस और अपॉर्चुनिटी सब लोगों को इक्वल बेसिस पर हो, किसी को फेवरिज्म ना हो, और जो भी चीज़ें हो लिमिटेड कॉन्स्टिट्यूशन और सिविल सिटीजन्स के राइट को फॉलो करते हुए हो।
ठीक है, फिर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज वाई डेमोक्रेसी। अब बहुत सारे लोग कुछ बोलेंगे डेमोक्रेसी के बारे में, ये डेमोक्रेसी इज दैट, डेमोक्रेसी इज दिस। तो हम लोगों को यहाँ पर कुछ पढ़ने हैं कुछ फेवर में कि वाई डेमोक्रेसी, वाई डू यू फेवर इट, एंड समबडी विल से वाई नॉट डेमोक्रेसी। तो जो लोग डेमोक्रेसी के खिलाफ बोलते हैं वो ये कहते हैं कि देखो डेमोक्रेसी ना बहुत जल्दी जल्दी लीडर्स इसमें बदलते रहते हैं, जिसकी वजह से इंस्टेबिलिटी आती है, डिसीजन मेकिंग बहुत फास्ट स्लो हो जाती है। पॉलिटिकल कंपटीशन है, सब पैसे का खेल है, और नैतिक बात कोई भी नहीं करता है ना, सब पावर और जो है पैसा कमाना चाहते हैं। कुछ कहते हैं कि बहुत ज्यादा कंसल्टेशन लगता है कि डिलेज हो जाते हैं, काफी समय तक रिजल्ट ही नहीं आता है। ये इलेक्टेड लीडर्स को नहीं पता होता लोगों का सच में जो इंटरेस्ट है, वो गलत डिसीजन ले लेते हैं। डेमोक्रेसी में करप्शन होता है, बहुत ज्यादा कंपटीशन भी है, ऑर्डिनरी लोगों को तो पता ही नहीं होता उनके लिए क्या सही है, और वो कुछ डिसाइड ही नहीं कर पाते। देयर आर सम अदर आर्ग्यूमेंट्स अगेन डेमोक्रेसी जो आप लोग बता सकते हो। क्लियरली डेमोक्रेसी इज नॉट अ मैजिकल सोल्यूशन। डेमोक्रेसी भी सब कुछ थोड़ी कर देगी, ठीक, मोनार्की से तो बेटर ही है ना, एरिस्टोक्रेसी तो बेटर ही है, सबसे तो अच्छी है। सो बट डेफिनेटली कुछ लोग कहते हैं कि गरीबी भी कम नहीं करी, बताओ। बट डेफिनेटली बच्चों लोग, डेमोक्रेसी एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, ये समझना बहुत जरूरी है। लोग गलतियां करेंगे, डेमोक्रेटिक पार्टी, डेमोक्रेटिक कंट्री सब गलतियां करते हैं, और गलती से सीखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और डेमोक्रेसी हमें प्रोविजन देती है कि हम डेमोक्रेसी से बिग डिसीजन से जो है सारी चीजें अच्छे से कर सकते हैं। पर अब हम देख लेते हैं डेमोक्रेसी के लिए जो लोग उसकी वाहवाही करते हैं। चाइना में फेमीन आया था, और जो कि बच्चे लोग वर्स्ट रिकॉर्ड फेमाइन था वर्ल्ड की हिस्ट्री में। नियरली 3 करोड़ पीपल डाइड इन दिस फेमाइन। ड्यूरिंग दोज डेज इंडिया की भी इकोनॉमिक कंडीशन कुछ बेटर नहीं थी, येट इंडिया में ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। ये इसलिए हुआ क्योंकि बच्चों लोग, द एग्जिस्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया मेड द इंडियन गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड टू फूड स्कार्सिटी इन अ वे दैट चाइनीज गवर्नमेंट डिड नॉट। यानी पता है डेमोक्रेसी क्यों बेटर है, क्योंकि वो अपने हर एक व्यक्ति के बारे में सोचती है, अनलाइक चाइना जिसने अपने लोगों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। क्योंकि हमारे यहाँ पर अगर सरकार रिस्पॉन्ड नहीं करेगी तो अगले साल उसको इलेक्शन में नहीं लिया जाएगा। चाइना को कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे उसके देश से कितने भी लोग मर जाए, दे डोंट केयर। सो इट्स पॉइंट पर ऐसे में इंडिया में उस पॉइंट पर कोई भी लार्ज स्केल फेमिन नहीं आया। और जो चाइना हैड टू मल्टी पार्टी इलेक्शन, ऑपोजिशन भी थी क्रिटिसाइज करने के लिए कि इतने लोग मर गए, फिर भी किसी ने किसी के बारे में बात नहीं करे। तो ये एग्जाम्पल हमें बताता है कि कैसे डेमोक्रेसी बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, एटलीस्ट लोगों की जान के बारे में ख्याल तो रखती है। डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि वो रिस्पॉन्डिंग होती है इन लोगों की जरूरत के लिए, और नॉन डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट होती है वो नजर फेर लेती है, एंड नहीं भी चाहेगी तो कोई दिक्कत नहीं। सो डेमोक्रेसी जो गवर्नमेंट होती है वो रिक्वायरमेंट चाहती है, नीड्स ऑफ द पीपल। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेटर बिकॉज इट इज मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। वो नहीं करती तो क्या होता, अगले साल उसको इलेक्शन में नहीं चुना जाता, और क्या पता उसका फ्यूचर ही खत्म हो जाता पॉलिटिकल हिस्ट्री में। उसी के साथ साथ जो दूसरा रीजन है, यानी कि हमें हमारे यहाँ पर फर्स्ट जो है फीचर मिल गया जो कि हमें फेवर कर रहा है डेमोक्रेसी के लिए। उसके बारे में दूसरा ये है कि जो फीचर है कि वाई डेमोक्रेसी, मतलब लोग क्यों चाहते हैं इसको, कि बहुत अच्छे डिसीजंस निकल के आते हैं डेमोक्रेसी में, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंसल्टेशन और डिस्कशन होता है। क्योंकि बहुत सारे लोग अलग अलग डिस्कशन, अलग मीटिंग्स में जाते हैं, लोग अपना सर एक जगह रखते हैं, और कुछ पॉसिबल कुछ भी हो सकता है, गलत ना हो जाए किसी के साथ। जैसे कि इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, कोई हमारी नेशनल लैंग्वेज भी नहीं है ना, वो ये सब चीज़ हमने नहीं दी क्योंकि ताकि किसी को हर्ट ना हो जाए। तो ये जो भी चीज़ें हैं बच्चे लोग, इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए जाते हैं, जिसकी वजह से डिसीजन क्वालिटी मेकिंग का इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, यानी कि ऐसा नहीं कि चाइना ने जो चाहा वो जब्त कर दिया, इंडिया में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। कानून को पास करने में मौत आ जाती है, और जो है सरकारें बदल जाती है, बट कानून अटका रह जाता है, जो कि हम पढ़ेंगे भी। एक ओबीसी से रिलेटेड हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं। फिर हमारा जो थर्ड आर्ग्यूमेंट है जो फेवर करता है डेमोक्रेसी को, वो है कि डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट। जो लोगों के बीच में मतभेद हैं, जो लोगों के बीच में डिफरेंसेस हैं, उसके बारे में बहुत अच्छे से डील कर लेती है डेमोक्रेसी। क्योंकि डेमोक्रेसी क्या है, सोशल डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट कर दी है। लोग अलग अलग रीजन्स, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग धर्म और इवन जातियों से बिलोंग करते हैं, अलग अलग हिस्से में रहते हैं, और कोई किसी के साथ जो है यहाँ पर प्रेफरेंस जो है ना करे या भेदभाव ना करे, इसके लिए डेमोक्रेसी बहुत अच्छे से डील करती है। सब लोगों को इक्वल और जो है पावर देती है। डिफरेंट ग्रुप मे नॉट बी एबल टू लिव टुगेदर फॉर अ लॉन्ग वे। डेमोक्रेसी प्रोवाइड द ओनली पीसफुल सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। तो लोग अगर एक साथ जो है नहीं रह पा रहे हैं, है ना, जो कि हम अभी बहुत सारी हिस्ट्री के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, तो डेमोक्रेसी में नो वन इज अ परमानेंट विनर और नीदर समबडी इज अ परमानेंट लूजर। ठीक है, तो डेमोक्रेसी एक बैलेंस बना के चलती 50-50 का, और डाइवर्सिटी जैसी इंडिया जैसी डाइवर्स कंट्री में तो डेमोक्रेसी ही हमको बांध के रख सकती है।
तो जो 3 आर्ग्यूमेंट्स है ये काफी हैं डेमोक्रेसी की क्वालिटी और सोशल लाइफ को बताने के लिए, बट जो स्ट्रॉन्गेस्ट आर्ग्यूमेंट है वो ही है डेमोक्रेसी डज टू द गवर्नमेंट। इट इज अबाउट व्हाट डेमोक्रेसी डज टू द सिटीजंस। इवन इफ डेमोक्रेसी डज नॉट ब्रिंग बेटर डिसीजंस, अकाउंटेबिलिटी, इट इज स्टिल बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। और जो हम लोगों का तीसरा फीचर है वो तो लाजवाबी है, क्योंकि डेमोक्रेसी लोगों की जो डिग्निटी है उसको एनहांस करती है। रिस्पेक्टफुल बिहेवियर, हम जब चाहे किसी को कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, अदरवाइज वो पुलिस स्टेशन में आपके खिलाफ केस कर देंगे। सो डेफिनेटली डेमोक्रेसी बाकी सबसे तो बहुत ही अच्छी होती है, किसी से भी कंपेयर कर लेना। As we discussed about, democracy is based on principle of political equality, on recognizing that the poorest and the least educated has same status as the rich and educated people are not subject of a ruler. They are the rulers themselves. Even they, when they make mistake, they are responsible for their conduct. ठीक है, तो फाइनली हमें ये समझ में आ जाता है कि चाहे कोई कम पढ़ा लिखा हो, गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हो, सब लोग कानून के सामने इक्वल है, एंड दैट इज वन ऑफ द मेजर आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी। तो फाइनली हमें ये समझ में आ गया कि डेमोक्रेसी बाकी सबसे तो बहुत ही अच्छी, क्योंकि अगर उससे कुछ गलती भी हो जाती है तो वो उसको सही कर लेती है सही समय पर। ठीक है, सो नो अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैन गारंटी, और ये सारी एक बार गलती हो गई उसको छुपा लेते हैं बहुत बार, बट डेमोक्रेसी में कोई गलती छुपती नहीं है। और यहाँ पर जो है कुछ गलती हो भी जाती है तो रूम में करेक्शन के लिए ईदर द रूलर्स को चेंज करा जा सकता है, या फिर यहाँ पर क्या है, जो कानून कुछ गलती से गलत पास हो गया उसको भी वापस लिया जा सकता है। सो लेट अस सम इट अप, डेमोक्रेसी कैन नॉट गेट अस एवरीथिंग एंड इट इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स। तो डेमोक्रेसी हमें सब कुछ नहीं देती है, जैसे कि गरीबी कम नहीं करती है, इकोनॉमिक इक्वालिटी अंबानी जी के जेब से पैसे निकाल के आपके में नहीं देने वाली है। ठीक है, आर्थिक लेवल पर वो पॉलिसीज बना सकती है, बट किसी और के हिस्से का आपके हिस्से में नहीं देने वाली है। ठीक है, तो डेफिनेटली डेमोक्रेसी बहुत बेटर है, लोगों की सुनती है, और बहुत बार फेल भी हो जाती है तो फिर भी लोगों की एक डिग्निटी और रिस्पेक्ट को बचाते हुए रखती है। दैट इज वाई डेमोक्रेसी इज कंसिडर द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, चलो अब एक छोटा सा ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी समझ लेते हैं। वैसे तो मेजर पोर्शन में कुछ बहुत ज्यादा नहीं आता है यहाँ से एग्जाम में, पर मॉडर्न डेमोक्रेसी में लार्ज नंबर ऑफ पीपल हैं तो फिजिकली इंपॉसिबल होता है कलेक्टिवली डिसीजन लेना, इसलिए हमने डेमोक्रेसी के हाथ में सारी चीजें दे दी है। बात समझ में आई? अगर हम एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव समझे ना डेमोक्रेसी का, तो आपको ये समझ में आएगा कि हर इंसान जो है वो तो सरकार नहीं बना सकता है ना। आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आपने अपना कुछ फेवरेट प्रोफेशन को परस्यू करना है, आपको तो मन नहीं ना सरकार में जो है रोज आप जाओ डिस्कस करो नहीं ये वाला कानून, आपको अपने भी तो काम है। इस वजह से बच्चों लोग आपको ये समझना होगा कि मेजोरिटी ऑफ जनता ये चाहती है, ब्रॉडर मीनिंग ये है कि वो अपना रूलर खुद चुनेगी और उससे रूल करवाना चाहेगी, और सिटीजन के बाद टाइम भी नहीं होता, डिजायर भी नहीं होता, स्किल्स भी नहीं होता ताकि वो डिसीजन मेकिंग कर सके। और ये मिनिमल अंडरस्टैंडिंग हमें डेमोक्रेसी के बारे में दे देता है, और हमें ये पता चल जाता है कौन डेमोक्रेसी है और कौन डेमोक्रेसी नहीं है। ठीक है, बट इट डज नॉट अलाउड बिटवीन, डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते अच्छी डेमोक्रेसी कैसी होती है, डेमोक्रेसी कैसी होती है। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोगों को जो है इस वाले पूरे चैप्टर में कवर करनी थी। यहाँ पर ये जो पूरा पोर्शन में जो लोग लिखा हुआ है बेसिक सेंस है, जो मेथड ऑफ टेकिंग डिसीजन, ये हम और डिटेल में क्लास के बाकी चैप्टर जो है उनमें पढ़ने वाले हैं। और समटाइम्स डेमोक्रेसी आपको बहुत अच्छी लगेगी और समटाइम्स आपको डेमोक्रेसी बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। तो डेफिनेशन जो है गुड डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी के बीच में एक थिन लाइन है, जो कि हमें प्रीवियस आने वाले फॉरवर्ड चैप्टर्स में मिलेंगी। और हमें ये भी समझना होगा कि कोई भी कंट्री जो डेमोक्रेसी है फॉलो करती है, दैट नो कंट्री इज अ परफेक्ट डेमोक्रेसी। कोई भी डेमोक्रेसी परफेक्ट नहीं होती, क्योंकि कुछ ना कुछ लोगों की इतनी सारी जनता है तो कुछ ना कुछ ख्वाब रह ही जाते हैं। सो डेमोक्रेसी जो हमने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा कि मिनिमम कंडीशन जो अभी हमने देखी वो एक आइडियल डेमोक्रेसी का हिस्सा नहीं होती है। एवरी डेमोक्रेसी हैज टू रियलाइज कि उसके लोग वहाँ पर कैसे बिहेव कर रहे हैं, कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हमें समझ आती हैं। दिस रिक्वायर्स अ कांस्टेंट एफर्ट टू सेव एंड स्टैंडर्ड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ डिसीजन मेकिंग को हमें और अच्छा करना पड़ेगा। लोगों को घर से आ निकल के ज़्यादा से ज़्यादा वोट देना पड़ेगा और अपनी जो है डेमोक्रेसी को गुड डेमोक्रेसी की ओर लेके जाना पड़ेगा। दिस इज द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ डेमोक्रेसी की जो भी लोग जो हैं वो सिटीजन्स पर डिपेंड करता है कि सिटीजन्स कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। और हम डेमोक्रेसी को अलग बाकी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से अलग से देख सकते हैं, जैसे कि मोनार्की, डिक्टेटरशिप, वन पार्टी सिस्टम, ये सब कुछ अलग से हमें दिख सकता है और उनकी जो रूल्स रेगुलेशन है। इनफैक्ट नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में तो लोगों को पार्टिसिपेट करने का मौका ही नहीं मिलता है, एटलीस्ट उनसे तो बेटर ही हमारी डेमोक्रेसी। बट डेमोक्रेसी जो इंडिया में है एटलीस्ट एक्टिव पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन होता है, लोग घर से निकल के
वोट देते हैं, और बहुत सारी स्टडीज़ तो ये कहती हैं कि डेमोक्रेसी को हमेशा डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के तहत पढ़ना चाहिए, जहाँ पर लोगों का एक्टिव पार्टिसिपेशन हो। ठीक है? सो ये हम लोगों का पूरा हो गया चैप्टर। इसमें से बच्चे लोग जो डेफिनेशन है, जो फीचर्स हैं, आर्गुमेंट अगेंस्ट एंड फेवर में, वहाँ से क्वेश्चन मेजरली आएँगे। ठीक है? सो थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।